सदन की कार्यवाही चल रही है, आपको सीधे ले चलते हैं। मुझे बोलना पड़ा, लेकिन दो कंसेप्ट समझ ले हम लोग। एक होता है वेतन, एक होता है पेंशन। सैलरी और पेंशन। सैलरी काम उत्पादकता के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए दिया जाता है। अब पेंशन जो होता है उसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। वो काम से मतलब नहीं होता है, वो सरकार देती है प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। तो ये जो है कंपनसेशन, ये ट्रांसफर पेमेंट है मैया समान योजना का, बढ़िया है, तारीफ लायक है। मैंने पिछले बार भी कहा, सदन को बताया कि इनकम बढ़ गया परिवार का। 5,000 6,000 से कोई परिवार, आज गरीब परिवार 100-200 के लिए मोहताज थे, 5,000 6,000 तब हो गया। ये बढ़िया है, ये इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को एड्रेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो काम नहीं उत्पादक प्रोडक्टिव आधार पर नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट में दे रहे हैं उसको 2-2500, जो काम कर रहे हैं उसको कम क्यों के दे रहे हैं? तो ये पूछती है हमको कि 2,000 हमको क्यों नहीं काम कर रही है, उसको 2500 हम काम कर रहे हैं, हम तो उत्पादक हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी है, हमें कम क्यों मिल रहा है? प्रश्न यहां पर है। ये इस पर ज्यादा विवाद में नहीं पड़ूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ठीक बराबर। ठीक। आप मंत्री जी, अब माने आपको मदद कर, हम आप ही की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष ने बड़ा उचित बात कहा कि रसोईया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य सहिया, स्वास्थ्य विभाग और दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, मैया सम्मान योजना, महिला बाल कल्याण विकास, ये 3 अलग अलग विभाग के प्रश्न थे। मैं माननीय सदस्य तिवारी जी के गंभीर वक्तव्य को सुन रहा था, उनकी चिंता बहुत जायज है। 2-3 चीजें, जैसा हमारे वरिष्ठ साथी उरांव साहब ने कहा, प्रावधानित शब्द का इस्तेमाल, मैं चूंकि इसलिए बोल रहा हूं मान्यवर कि पिछले कार्यकाल में इन संवर्गों के साथ जो भी समझौते के वार्ता हुई थी उसमें मैं स्वयं शामिल था, इसलिए अपार्ट फ्रॉम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमको इस बात की जानकारी थी, इसलिए हम सदन में आपके माध्यम से उनको सूचित कर देना चाह रहे हैं। मान्यवर, जो रसोईया का सवाल था, रसोईया को 2,000 रुपया 10 माह का मानदेय मिलता था, पूर्व से चला रहा था। हम केंद्रांश और राज्यांश पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हम सदन को आपके माध्यम से अवगत करा देते हैं कि इन 2,000 रुपयों में 600 रुपया केंद्रांश था मान्यवर, 1,400 रुपया राज्यांश था। जब हम लोगों के पास ये विषय आया और हमें लगा कि ये सबसे कमजोर संवर्ग है, जिसके गले में, कंठ में आवाज नहीं है कि वो जोर से अपनी बात कह सके, तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि इनके 10 माह के मानदेय को बढ़ाकर सरकार 12 माह करेगी। पहला 2 माह उनकी गर्मी की छुट्टी का पैसा काटा जाता था, जिसको हम लोगों ने अव्यावहारिक माना। हमने ये माना कि अगर वो काम करती है तो उसको 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, 2,000 रुपया प्रतिमाह का जो उनको मानदेय था, इस मानदेय को सरकार ने सहानुभूति पूर्वक बढ़ाकर 3,000 करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर तृतीय अनुपूरक में हमको स्वीकृति भी मिल गई है मान्यवर। और हम लोग बहुत इस बात के लिए प्रयासरत हैं कि होली से पहले हमारी उन रसोईया बहनों का भुगतान हो जाए जो नवंबर माह से लंबित। ठीक ठीक। माननीय सदस्य हमलाल मुर्मू, हमलाल मुर्मू। अच्छा, इसके बाद आपको बीच में लेते हैं राजा साहब, बीच में इनको पूछने दीजिए, उसके बाद आपको लेते हैं। हाँ, इनको लेने दीजिए, बीच में आपको फिर हम मौका देते हैं। अभी उसको मौका देता है, बैठिए, आपको मौका देते हैं। महोदय, ये धान अधिप्राप्ति अब बाद में सिस्टम का मामला है, और महोदय जो सरकार का संकल्प है कि लघु और सीमांत कृषक को बिचौलियों से बचाने के लिए जो धान अधिप्राप्ति समर्थन मूल्य देकर के कराती है, महोदय हमारा सिर्फ उसमें इतने ही कहना है कि 10 किलो का जो कटौती
हो रहा है, उस पर माननीय मंत्री विद्वान हैं, डॉक्टर हैं और सब तरफ से बहुत ही सबल आदमी है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि इतने ही खाली कह दे कि वो 10 किलो धान जो कटौती करता है उस पर अपना ये विचार रखें, क्या कटौती न हो कि कटौती करना ही इनका अपना फैसला है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे गार्जियन हेमलाल बाबू का महोदय कि इनका एक काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पिछली बार भी हमने जवाब दिया था महोदय और कुछ पूरक रह गया था, मैंने कहा मैं दिखवा लूंगा। तो महोदय मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि 5 से 10 किलोग्राम प्रति क्विंटल कटौती के बारे में जो इन्होंने पूरक किया था, तो महोदय हम लोग ये निर्णय नहीं लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले धान में नमी को अनुमानतः 17% निर्धारित किया जाता है महोदय। हम लोग मापदंड हम लगा दिए हैं, मशीन में लगाए हैं और हम लोग एवरेज जांच करते हैं कि धान में क्या सॉफ्ट है, क्या नमी है। उसके बाद हम लोग तय करते हैं कि क्या करें नहीं करें महोदय। लेकिन फिर भी काफी वरीय सदस्य हैं महोदय, हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। मैंने इनके विचार को लिया है महोदय और हम सेंटर को पत्र लिखेंगे और इनकी मांग को जो है जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे महोदय। ठीक है हेमलाल बाबू। प्रश्नकर्ता, माननीय प्रश्नकर्ता हेमलाल बाबू को संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं? जी महोदय, हम संतुष्ट हैं। माननीय सदस्य राजेश कच्छप। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा सवाल है महोदय, ये झारखंड से प्रदेश का अस्तित्व से जुड़ा हुआ है महोदय। इसमें जो जवाब आ रहा है महोदय, पहला खंड 1 का और खंड 2 का। मैंने खंड 1 में सवाल किया है कि क्या यह बात सही है कि संविधान की अनुच्छेद 338A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर विशेषकर अनुसूचित क्षेत्राधीन राज्यों को अनिवार्य रूप से राज्य जनजातीय आयोग का गठन करना है? तो जवाब आता है महोदय, अस्वीकार्य। लेकिन जब मैं फिर से खंड 2 में एक सवाल करता हूं कि क्या यह बात सही है कि खंड 1 में वर्णित आयोग का गठन अब तक नहीं होने से आदिवासियों, आदिम जनजातियों के अस्तित्व रक्षार्थ बनी कानूनों, अधिनियमों, उपनियमों, उपबंधों आदि की समीक्षा एवं सही निगरानी नहीं हो पा रही है? तो लिखता है महोदय इसमें जवाब में अस्वीकार्य और कहता है विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 990 दिनांक 29 जुलाई 2019 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड राज्य आयोग अधिसूचित है महोदय। देखिए, एक साइड में सरकार कह रही है कि हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरे साइड में सरकार यह कह रही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं। तो दोनों बात कैसे हो सकता है? आपको जवाब देना होगा तो एक ही जवाब देना होगा, तो हाँ में या तो ना में। अगर मैं हाँ में अगर आपकी जवाब से मैं संतुष्ट हूंगा तो मैं सवाल नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो ना कहा है, हाँ भी कहा है और ना भी कहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चूंकि राज्य गठन इसी उद्देश्य से ही हुआ है, इसी जल जंगल जमीन भूमि आदिवासी मूलवासी इनकी रक्षार्थ हेतु ही प्रदेश का ही निर्माण हुआ है। और इसमें जो है कि कानून, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कानून है भी, फिर भी जो जवाब आया है उसके बारे में फिर मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब देंगे? हफीजुल जी, किनका जवाब है? अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। आप ही का है? सर 338 अनुसूचित जनजाति आयोग के विषय में क्वेश्चन है। जी जी Yes, जी yes, जी 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 तब तक आप देख लें, हम आगे ले लें। हम दे रहे हैं सर, ठीक, जवाब दे रहे हैं। ओके, ठीक, बहुत धन्यवाद। चलिए। ये सर आर्टिकल 338A पर राजेश जी माननीय विधायक जी क्वेश्चन करे हैं। तो ये एक्चुअली राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन करने का प्रावधान
आर्टिकल 338A के तहत है। तो वो मैंडेटरी नहीं है कि राज्य में हो, लेकिन हम लोग उसको लास्ट टाइम 19 में स्टेट विधानसभा ने उसको ओके करके और ले आया है सर। हम जानते हैं इसको, अनुसूचित जनजाति आयोग आदिवासियों का अन्याय, शोषण, अत्याचार को मूल्यांकन करेगी। इस बहुत इंपॉर्टेंट ये आयोग है और इसीलिए ये बहुत जल्दी इसका, चूंकि नियमावली बनना शुरू हो गया है महोदय, नियमावली बनना शुरू हो गया है और हम लोग इसको बहुत जल्दी करके 3 महीना के भीतर नियमावली भी बन जाएगा और उसके बाद अगला सत्र आने से पहले हो सकता है कि आयोग का गठन हो जाएगा महोदय। ठीक है राजेश, आवश्यक है। ठीक है राजेश जी, एकदम बहुत सकारात्मक जवाब। मंत्री जी, बहुत सारे सवाल हम लोग लाते हैं और खासकर हो गया राजेश जी। मैं आप खाली धन्यवाद दे दीजिए, मतलब मैं धन्यवाद ही दे रहा हूं महोदय। चलिए, आयोग का गठन महोदय मैं क्योंकि आयोग का जब गठन आप करने का ये कर रहे हैं तो इतना आश्वासन हमको जरूर दे दें कि कल भी जो अनुसूचित जाति को भी जोड़ा जाता है आयोग गठन, वो कल जो है माननीय विधायक श्वेता सिंह का भी जो सवाल था महोदय, उसमें था क्या कि ये भूमि वापसी का भी मामला था। क्योंकि ये सवाल इसीलिए मैं गंभीर मान रहा हूं क्योंकि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं, तकरीबन 60% से ज्यादा लोग आंदोलन के बल पे आए हैं महोदय। कोई लहर पे जीत करके लोग नहीं आया है महोदय। जल, जंगल, जमीन, वहां की जो नेचर, कैरेक्टर के आधार से मान्य सदस्य और दूसरे लोगों का सवाल है, इसलिए आपका जो भी पूरक है आप पूछिए और उसके बाद आगे बढ़ने से। ये मंत्री जी ये आश्वासन दे दे मुझे। चलिए, आपने जवाब दिया कि काश्तकारी अधिनियम 1908 है, काश्तकारी अधिनियम 1876, 1949, 1911, 5th शेड्यूल या कुल्हान अधिनियम है। तो दीपक दा को आप जो विधायक थे, आपने तो नगर निगम से कुछ भाग को आपने कटवाया, लेकिन चूंकि आप तो अब सरकार में हैं, तो भैया अगर आपने कटवाया तो मैं तो दक्षिण छोटा नागपुर से हूं, तो मैं तो चाहूंगा ना कि आपने जो कराया वो हमारे क्षेत्र में भी हो, इस दक्षिणी छोटा नागपुर में भी ये लागू हो। जिस प्रकार से पिछला आपने अंबा प्रसाद का जो सवाल था उसमें उसको आपने जमीन वापसी किया, तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ जो विस्थापित है उनको आप जमीन वापसी कराएं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं मंत्री जी से, आपने आश्वासन तो दे, कब तक कर देंगे? केवल ये एक मुझे आप बता देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महोदय, भारत का संविधान का 244(1) के तहत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके जिम्मे शेड्यूल एरिया में जितने भी वायोलेशन है लैंड पर और गैर मजरूआ जमीन पर, या जितना भी गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम वगैरह वगैरह, चाहे तो रैयती जमीन चाहे तो भूयरी जमीन, और उसकी एक पॉलिसी बनाने के लिए ही प्रावधानित रही है। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन हो गया है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे। अब इसके तुरंत सत्र के बाद उसकी मीटिंग शुरू होगी, देन पॉलिसी का निर्माण होना शुरू होगा, तब आप उसको अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो है वो लैंड बैंक का जो गठन किया है आप सरकार ने किया महोदय, आप लैंड बैंक मान्य सदस्य आपने उनसे पूछा, आपको कह दिया कि जब सदन समाप्त होने के बाद ही इस पर कार्रवाई शुरू होगी, तो फिर शुरू होकर उसको बॉडी को कंस्ट्रक्ट होने दीजिए। चलिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल फंक्शन में आएगा तो फिर बात आपका और आगे बढ़ेगा। फंस जा रहा है ना महोदय, फंस इसीलिए रहा है कि जो लैंड बैंक का जो निर्माण हुआ, पीएससी ने लैंड बैंक का निर्माण नहीं कराया, उसको सरकार ने किया है और आप पीएससी की ओर ले जा रहे हैं। तो क्या लैंड बैंक को आप समाप्त करना चाहेंगे? इसका मतलब पीएससी भारत का संविधान ने आदेश दिया है, वो इस एरिया का ट्राइबल लैंड का हर लैंड पर इंटरफेयर कर सकता है, क्यों ना आपका गैर मजरूआ हो या वो लैंड बैंक बनाया हो। एवरी के लिए पदाधिकारियों के द्वारा समय सीमा पर निर्गत नहीं किया जाता है।
और संभवतः ये मैं समझ पा रहा हूं, इसलिए कि कोई तथ्यात्मक प्रश्न आपके द्वारा स्पेसिफिक नहीं किया गया है। यदि किया गया होता तो हम बता पाते कि साहेबगंज जिला में प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में पदाधिकारी के द्वारा विलंब हुआ है या नहीं हुआ है। महोदय, इसके बाद भी हम कहना चाहते हैं कि इस प्रश्न की भावना को समझते हुए मैंने आधा घंटा पहले साहेबगंज के डिप्टी कमिश्नर से बात किया है महोदय, और मैंने उनको निर्देश दिया है कि आप ये देख लें कि कितना जन्म प्रमाण पत्र कब से आवेदित है और उसका निष्पादन अभी तक क्यों नहीं हुआ, निर्गत क्यों नहीं किया गया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर कोई पेंडिंग होगा तो हम 1 हफ्ते के अंदर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करा देंगे। इससे अतिरिक्त अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो आप पूरक प्रश्न कर सकते हैं। अभी प्रश्नकर्ता को पूरा जवाब आप भी पूछिएगा। महोदय, ये मेरा जवाब नहीं है कि पेंडिंग में पड़ा हुआ, वैसे मामला है नहीं, क्योंकि समय सीमा उसका तय किया जाए। महोदय, यदि जन्म प्रमाण पत्र के निष्पादन में 7 या 10 दिन का समय लिया जाए तो महोदय क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो सकता है। महोदय, ये राइट टू सर्विस पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र या फिर दूसरे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन देने की तिथि से कितने दिनों के अंदर उसे निर्गत करना है। ये राइट टू सर्विस में कोई अलग से किसी को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से उल्लेखित है महोदय। मैंने तभी कहा कि डीसी साहेबगंज को हमने ये फोन पर, मोबाइल पर निर्देश दिया है कि आप देख लीजिए, यद्यपि कि इन्होंने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि किसका बाकी है, कितने लोगों का बाकी है, कितने लोगों का निर्गत नहीं हुआ। फिर भी मैंने कहा कि आप देख लीजिए, यदि आवेदन के तिथि से 1 हफ्ते के अंदर निर्गत नहीं हुआ तो पूछे संबंधित अधिकारी से कि क्यों नहीं हुआ, और दूसरी तरफ जो लंबित है वो जन्म प्रमाण पत्र आप निर्गत कर दीजिए। क्या बोल रहे थे? जिला में, सभी जिलों में है, पूरे राज्य के। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? है 21 दिन के बाद जो एफिडेविट जमा करना होता है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा एफिडेविट बनता है। तो मेरा कहना इतना ही है कि इसको नॉर्मल एफिडेविट, नोटरी एफिडेविट करवा दिया जाए, ताकि लोगों को बड़ा परेशानी होता है। अभी मेरे अनुमंडल में, चौधरपुर अनुमंडल में मनोहरपुर से हम लोगों को जाना पड़ता है अनुमंडल, जो काफी 100 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसे में उनको बहुत दिक्कत होता है। आप धनंजय जी, आप भी कुछ पूछना चाहिए, आप भी कुछ बोलना चाहिए, बोलिए। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राइट टू सर्विस के तहत इन सारे कार्यों को किया जाता है, लेकिन अगर राइट टू सर्विस के तहत पदाधिकारियों के द्वारा कामों को किया जाता, तो हमको लगता है कि माननीय सदस्य धनंजय सोरेन जी को ये सवाल आज करना नहीं पड़ता। हम सरकार से कहना चाहते हैं, मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि राइट टू सर्विस को सख्ती से कैसे लागू किया जाए, इस पर सरकार निर्णय ले। ठीक, धनंजय जी, हो गया आपका जवाब? ठीक, चलिए। माननीय सदस्य आलोक शत्रुघ्न महतो जी। आलोक सरन जी भी तैयार रहेंगे? अभी नहीं तैयार। मेरा प्रश्न यह था कि सरकार दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? सरकार ने ये जो जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं है। सरकार ने यह तो बताया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, पर यह नहीं बताया क्यों। माननीय मंत्री जी, लिंडा साहब। सर, माननीय विधायक जी का जो पहला क्वेश्चन एक्चुअली है वो भी एक चिंता उनका है कि 4 माह से लंबित है ये पेंशन, 4 माह से लंबित है ये कह रहे हैं। ये तो ये पेंशन 4 माह से लंबित नहीं है सर। एक्चुअली ये दिव्यांग पेंशन जो देते हैं हम लोग 300 केंद्र देती है और 700
स्टेट देती है 18 से 79 साल के लोगों को, और दिव्यांग पेंशन 80 साल से ज्यादा के लोगों को 500-500 करके, तो दोनों 1-1 हजार करके हुआ जाता है। केंद्र से सर जून तक का मिला है अभी तक ये वाला पैसा देने वाला, लेकिन हम लोग रिवॉल्विंग फंड से उसको दिसंबर तक भुगतान कर दिए हैं अपना, और राज्य सरकार का जो हिस्सा है वो फरवरी तक का पूरा भुगतान हो गया है। मार्च का भी हम लोग 2-3 दिन में भुगतान कर देंगे। मेरा कहना है माननीय मंत्री महोदय, मेरा कहना है सरकार के जवाब से शत्रुघ्न बाबूलाल जी आपको मदद कर रहे हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये मामला बड़ा गंभीर है। एक तो विकलांग, एक वृद्ध, इन्होंने राज्य का और केंद्र का शेयर बता दिया, उससे मामला समस्या का समाधान नहीं होगा। पहले भी ये प्रश्न उठ रहा था कि भाई जो विकलांग है, जो विधवा है, जो वृद्ध है, और शेष महिलाओं को 2500 रुपया सरकार दे रही है, तो सीधा सीधा प्रश्न इतना ही बनता है कि भाई उन लोगों को भी कम से कम उनके समतुल्य तो पेंशन मिलना ही चाहिए, नहीं तो बड़ा भेदभाव है। हम लगता है कि संसदीय कार्य मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं और राज्य सरकार को इसमें से पहल करना चाहिए। और अभी वृद्धा का भी 80 या 84 साल शायद बोल रहे थे मंत्री जी, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि भाई वृद्ध का आयु हमने क्या है सरकार की ओर से, ये भी उनको बतानी चाहिए कि भाई वृद्ध हम किसको माने, कितना साल की आयु। हमें लगता है कि 80 साल और 84 साल तो शायद ही कोई वृद्ध मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो शायद वो चलने लायक भी नहीं मिलेंगे, जो स्थिति है राज्य की, खास करके गरीबों की। इसलिए हमें लगता है कि सरकार इस पर उन विधवा को, दिव्यांग को वो निश्चित रूप से 2500 रुपया देने के पक्ष में है कि नहीं सरकार, इसका ये उत्तर देनी चाहिए। और 4 महीना से निश्चित रूप से हमारे मोबाइल में आज भी सेव है, बोकारो से एक लड़की जो कॉलेज में ही पढ़ती है, विकलांग है, उन्होंने व्हाट्सएप करके हमें मैसेज किया है कि पिछले 4 महीनों से उनको विकलांग पेंशन नहीं मिला है, दिव्यांग पेंशन नहीं मिला है, और मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं सबको मिला है। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी को सब जगह चेक कर लेना चाहिए, हो सके कहीं दे दिया हो बताने के लिए कि हाँ दे रहे हैं, और कहीं नहीं दिया हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कहोगे तो मैं उनका फॉरवर्ड करके आपको मैं भेज दूंगा। ये बोकारो जिला का, इसलिए मैं आपसे ठीक है। बहुत बहुत माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं महोदय। माननीय बाबूलाल मरानी जी और विपक्ष की चिंता, सरकार की भी वही चिंता है, और इसके पहले भी माननीय सत्येंद्र तिवारी जी के द्वारा ये पूछा गया उनके प्रश्न में कि सहिया का, आंगनबाड़ी का। तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि केंद्र हो या राज्य हो, वो अपने संसाधनों के अनुसार योजना बनाती है महोदय। फिर भी आपकी जो चिंता है, जैसा कि हमने कहा कि वो चिंता हमारी भी है, हम दिखवा लेंगे महोदय कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहां किस तरह की व्यवस्था है उसका आकलन कर लेंगे, समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद सरकार विचार करेगी महोदय। एक मिनट बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, बोलिए नवीन जी, थोड़ा बोलने दीजिए, क्या है बोलिए। हाँ बोलने दीजिए। हम बस ये कहना चाहेंगे महोदय कि बहुत अच्छी बात है, मैया योजना में 250 रुपया मिल रहा महोदय, 2500 रुपया मिल रहा महोदय। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे महोदय कि दिव्यांग जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, विधवा जो सबसे ज्यादा नीडी है महोदय, आज उन लोगों को छोड़ के वृद्ध महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं महोदय, तो जो वृद्ध हैं महोदय, जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो वृद्ध माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्य, पूरे सदन के तमाम माननीय सदस्यों का इन तमाम विषयों पर चिंता है। एक मिनट, लेकिन हम लोगों ने किसी ने इसमें संवेदनशीलता को प्रदर्शित करते हुए अपना क्वेश्चन नहीं डाला है। हमारे शत्रुघ्न जी इस पर क्वेश्चन डाले हैं और वो आपके पीछे खड़ा है,
और इतना समय अगर आप उनके क्वेश्चन में व्यय कर दीजिएगा, आप सीधा सीधी पूछिए, सीधा सीधी पूछिए, सीधा सीधी पूछिए। मेरा भी क्वेश्चन, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं महोदय कि जैसे आप 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दे रहे हैं महोदय, वो फिर भी काम काज करके कमा सकती है, लेकिन उनके साथ विधवा, विकलांग और वृद्ध के साथ क्या दुश्मनी है महोदय? हम तो बस समतुल्य करने की मांग कर रहे हैं महोदय कि उनको भी 2500 राशि मिले महोदय। हम तो बस इतनी सी मांग कर रहे हैं महोदय। आप साहब भी बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। कि क्या सरकार विकलांग को पैसा बढ़ा के देगी, हाँ या ना? ये जो अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सब जगह, अरे भैया दिल्ली और मुंबई को देख के आपने 2500 घोषणा किए थे। 2500 जब आप दे रहे हैं तो सभी माननीय, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक ही चिंता है कि आप 2500 दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भेदभाव क्यों? आप विधवा, विकलांग और वृद्धा को सेम कर दीजिए। आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, हाँ ना में बोलिए, खत्म। उससे ज्यादा बोलने की जरूरत है, हाँ या ना? आप बोलिए शत्रुघ्न जी, अंतिम पता होना चाहिए, सदन में पता होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय रघुवर दास सरकार में दिव्यांगजनों का दिए जाने वाला पेंशन 2017 में 600 रुपया बढ़ाकर 1000 किया गया था। उसके बाद आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 1000 रुपया दिव्यांगजनों को गुजारा संभव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है दिव्यांगजनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह निःशक्त हैं, उनका गुजारा कैसे होगा? सरकार इनकी चिंता समीक्षा करनी चाहिए। कोई हो गया। दूसरी बात, सरकार ने एक बड़ा, हम चाहते हैं सरकार से बड़ा हृदय दिखाते हुए सदन से दिव्यांगजनों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में 2500 रुपया, राजस्थान में 1500 रुपया, बंगाल में 1500, उत्तर प्रदेश में 1500, सरकारी राज्यों में एक कदम बढ़ाकर आगे करने चाहिए। मान्य मंत्री जी को बोल रहे संसदीय कार्य मंत्री लिंगा साहब, मंत्री जी, कोई भी विषय है वो सरकार के लिए चिंता का विषय है, और जब कोई विषय विचारणीय होता है, और आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मान्य सदस्य आलोक सरन जी, चलिए आलोक सरन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मान्य सदस्य आलोक सरन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अच्छा मान्य सदस्य नवीन जी आसन पर जाइए, माननीय अध्यक्ष। ऐसा नहीं होता है कि आप सदन में प्रश्न रखें और देर उसको लागू कर दे सरकार, ऐसा नहीं होता है। सरकार बोले, माननीय मंत्री का जवाब था नवीन जी नहीं, ऐसा नहीं, हाँ ना दोनों में नहीं, उनको विचार करने दीजिए। विचार करने के उपरांत सरकार अपने विचार से आपको अवगत कराएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आज सवाल लाए और अभी तुरंत समाधान हो जाएगा। बैठिए माननीय सर। माननीय ऐसा नहीं होता है, मैंने जो माननीय मंत्री जी से मयूराक्षी लेफ्ट बैंक कैनल और रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई संबंधित प्रश्न किया था, मैं समझता हूं कि उत्तर संतोषप्रद है, मैं संतुष्ट हूं। बस माननीय मंत्री जी से यही आग्रह है, अनुपालन कराया जाए या फिर फैक्ट्री को बंद कराने की दिशा में पहल कराया जाए, जिससे कि जीव जंतु वनस्पति की क्षति ना हो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो। ध्यानाकर्षण की सूचना, एक मिनट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के द्वारा एक सूचना आपको देनी थी। अध्यक्ष महोदय, जो शून्यकाल के माध्यम से जो सूचनाएं दी जाती हैं, जस्ट 12:01 मतलब दूसरे दिन में, उस समय भी जो आपके माध्यम से आया कि साइन किया जाता है, एक कर्मचारी दो आपके यहाँ से डिप्यूट रहते हैं,
और फिर से हम लोगों को सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक फिर से साइन करनी पड़ती है, जिसको लेकर के काफी दिक्कतें हो रही है। तो हम लोग एक आग्रह आपसे करना चाहेंगे महोदय कि जो साइन हम लोग करते हैं 12:01 के बाद सुबह के टाइम में दूसरे दिन, उसी को मान्य लिया जाए महोदय, ताकि दोबारा हम लोगों को 7 बजे ना आना पड़े, वो 12 से 1 बजे तक वो रहे महोदय। आप माननीय सदस्य जो शून्यकाल डालते हैं, बोलिए महोदय। का बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं इस एक्सपेरिमेंट को भी कर लेता हूं। चलिए, बहुत सारे माननीय सदस्यों का आग्रह है तो मैं इसको भी दिखवा लेता हूं। ठीक, ध्यानाकर्षण की सूचनाएं श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण बीसीसीएल के क्षेत्र संख्या 10 में जो बीसीसीएल का काम कर रही एटी देव प्रभा द्वारा बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा और झरिया के भोरा से संबंधित था, जिसमें बलियापुर प्रखंड के सुरुंगा से संबंधित जवाब आया है। जवाब जो ध्यानाकर्षण में जो उल्लेख किए गए थे उसी चीज को जवाब में रखा गया है, थोड़ा विस्तार करके बताया गया है। इसमें मेरा कहना है कि जो उत्खनन काम कर रही है, ये उत्खनन काम वहां के रहतों के जो जमीन है, जमीन पर जबरन ओबीडम किया जा रहा है और उस जबरन ओबीडम में झारखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मूक दर्शक की तरह है। हम लोग को जो इस पर जो एफआईआर हुआ, सीओ द्वारा जो एफआईआर किया गया है 23/12/2023 को, ये एफआईआर भी लगातार 2 महीना तक वहां के रैयत धरना पर बैठे, उस धरना में हम भी शामिल थे, तब ये एफआईआर हुआ। इसके बाद भी जो कार्रवाई हुई वो भी गांव के लोग लगातार आंदोलन करते हैं तभी होता है और सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि आंदोलन में जाते हैं तो उस पर गांव के लोगों पर, रैयतों पर तो तुरंत कार्रवाई होती है। तो ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि बीसीसीएल उस जमीन पर अनाधिकृत रूप से काम कर रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये हम लोग ने इसका जवाब दिया है कि इस पर अतिक्रमण बाद का कार्रवाई चल रहा है, जिसमें 2 नोटिस निर्गत की जा चुकी है। यह बात सही है, माननीय सदस्य जो बात को उठा रहे हैं कि बीसीसीएल के द्वारा या उनके किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जो रहती जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ, यह स्पष्ट बात है। लेकिन चूंकि अतिक्रमण बात का इसमें मुकदमा चल रहा है तो उसकी प्रक्रिया है, इसलिए यह करने के बाद इस पर जो है ना कार्रवाई होगी, प्रक्रिया पूरा होने के बाद। प्रक्रिया हो गया। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? नहीं महोदय, मेरा कहना है कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया बताया जा रहा है, सिविल का जैसे मामला चलता है उस हिसाब से करके छोड़ दिया जाता है। जो जवाब आया इसमें सरकारी जमीन भी है, सरकारी जमीन पर भी वो काम कर रहा है और हम लोग, सरकार उसको काम करने दे रही है। हम लोग सिर्फ जोड़ रहे हैं कि केंद्र के पास बकाया 1,36,000 करोड़ का है, लेकिन जो बनता है उस जमीन पर, सरकारी जमीन हो चाहे रैयती जमीन पर हो, बीसीसीएल जो काम कर रही है उसके पास अधिकृत कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जमीन न रजिस्ट्री हुआ है न ट्रांसफर हुआ है, लेकिन काम कर रही है। उसमें जब लोग हक मांगने जाते हैं तो सिविल सूट के तरफ कार्रवाई होती है और जब कुछ बोलने जाते हैं तो उस पर क्रिमिनली में कार्रवाई होता है। हम बताना चाहेंगे सदन को कि एक रैयत है बलदेव कुंभकार, जो 5 जनवरी 2025 को रात को शौच करने के लिए गए अपने जमीन पर, अपने रैयती जमीन पर, रात को उसको हाईवा से कुचल के मार दिया गया। वो रात को अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। उस स्थिति, वहां की स्थिति ऐसी है
कि जलस्तर बहुत नीचे चल गया है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, किसी कुआं में पानी नहीं है, कोई चापाकल नहीं चलता है, बाहर सोच के अलावा दूसरा कोई नहीं है। बाहर निकलते हैं तो रात को 9 बजे के बाद लगता है कि दूसरे का राज चल रहा है, दूसरा साम्राज्य है। दूसरी ओर राजू भैया विगत 2 मार्च को उनको अपना घर से निकले थे, घर को साफ करने के लिए ओबीडम का चपेट में, पत्थर के चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। अखबार का हेडलाइन देखिए, ओबीडम के पत्थर के चपेट में आकर युवक की मौत, आक्रोश। ये जो स्थिति है, मेरा कहना है कि राज्य सरकार का उसमें दखल हो, राज्य सरकार उस पर कमेटी बनाए या फिर बीसीसीएल के सीएमडी डीपी जितने पदाधिकारी हैं उन लोग को बुला करके स्थिति स्पष्ट करने का काम हो। अरूप जी, आप भी हस्ताक्षरी हैं, आप भी पूछ लीजिए, एक साथ मंत्री जवाब दे दें। मैं 1 मिनट से भी समझाने की कोशिश करता हूं। जो कोल इंडिया जो है वो 3 तरीके से माइनिंग करती है। एक तो है आउटसोर्सिंग मोड में, दूसरी एमडीओ है, तीसरी रेवेन्यू शेयरिंग। एमडीओ या रेवेन्यू शेयरिंग में जमीन आपको अपने परचेज करके आपको करना है। अगर कोई विस्थापन की भी स्थिति है तो वो कंपनी को करना है, वो प्राइवेट कंपनी को करना है। ये मामला जो है एटी देव प्रवाह की झरिया का मामला है, जो 6 माइंस चला रहे हैं, आउटसोर्सिंग भी चला रहे हैं, एमडीओ मोड भी, लेकिन घटना जो दिखा रहा है वो एमडीओ मोड की दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी ये से एक तो है जो रैयतों की जमीन की मुआवजा बिना दिए उस पर बार बार डंपिंग कर रहे हैं, बीसीसीएल मैनेजमेंट मुखदर्शक होकर बैठे हुए। अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था का पार्ट नहीं है, ये जो कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है ये व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, व्यवस्था इसके अंदर है। मतलब हमारा कहना है जो राजनैतिक संरक्षण के साथ साथ इन लोगों की पुलिस प्रशासन सब, कोई रैयत जाती है तो उनकी लठैत भी मारती है, पुलिस भी केस करती है, पुलिस भी मारती है, तो लोग जाएंगे कहां, किसके दरवाजे जाएंगे? जाने की तो रास्ता भी नहीं है। सिर्फ ये नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कितने कर की चोरी आपके कोल इंडिया कर रहे हैं। आप जो सरकारी जमीन है, हम तो रैयत है तो ठीक है, हम अपनी जमीन को देख रहे हैं, लेकिन जो सरकारी हजारों एकड़ जो आउटसोर्सिंग वाले जो कोल इंडिया पूरा ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल में कर रहे हैं, वो कॉमर्शियल माइनिंग कर रहे हैं। आप कॉमर्शियल माइनिंग का टेंडर कर रहे हैं और हमें रेट दे रहा है जो कृषि भूमि का रेट है, हमें कृषि भूमि का रेट वो भी जमा नहीं करते। सरकार जानेगी तब तो जो भाई ये आउटसोर्सिंग में या ये कोल इंडिया ने कितना जमीन पर हमारे डंपिंग कर दिए, हमारे माइनिंग कर दी। इसका अलग से सर्वेक्षण हो तो हमको लगता है 1,36,000 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रेवेन्यू आज हमको कोल इंडिया से मिलेगी। झारखंड की लॉस है ये, तो इसकी एक अलग से विधानसभा कमेटी बनाए और इन तमाम आउटसोर्सिंगों की जांच करने के लिए, एमडीओ मोड की जांच करने के लिए, रैयतों को, हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण करने के लिए हम समझते हैं जो झारखंड विधानसभा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा की एक कमेटी बनाइए और पूरी सारे माइनिंग एक्टिविटीज की कोल का जांच हो, उसमें सरकार की भी रेवेन्यू बढ़ेगी, रैयतों की भी फायदा होगी और वहां काम करने वाले मजदूरों को जिसको एचपीसी देने की बातचीत हो रही है, जिसे 9,000 10,000 देकर बंधुआ मजदूर के तरह खटा रहे, उन लोगों की भी फायदा होगी। तो अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री से ये दरख्वास्त करेंगे जो एक विधानसभा की कमेटी बनाकर ये किया जाए। ये बहुत बड़ी मामला है अपने आप में अध्यक्ष महोदय। आप हस्ताक्षरी हैं क्या? माननीय मंत्री, अच्छा बाद में हम, आप हस्ताक्षरी नहीं। जो मामला माननीय आरूप चटर्जी जी उठा रहे हैं, लगता है सर ये मामला गंभीर है, इसलिए कि चूंकि रैयती का 1.10 एकड़ कुल रकबा पर और सरकार के 118.35 एकड़, अनाबाद सर्वसाधारण 1.10 एकड़, कुल रकबा 119.45 एकड़ भूमि पर सन्निहित है। और जिस तरीके से माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं, हमको लगता है कि बहुत गंभीर विषय है। ऐसा और कई मामले
होंगे जो माइनिंग को लेकर के, चाहे बीसीसीएल या अन्य लोग जो माइनिंग कर रहे हैं, इस तरह की स्थितियां बनी होगी। राजस्व का भी मामला है और इसमें माफियागिरी का भी मामला है। इसका उच्च स्तरीय जांच निश्चित रूप से विभाग से हम चाहते हैं कि विभाग इस पर जांच करे, 3 महीना के अंदर में इसका रिपोर्ट दे, और जो भी लोग इससे हैं सीएमडी लेवल पे और उनके जीएम लेवल पे भी इसकी बैठक होकर के इस पर हम लोग समीक्षा कर लें। और यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसका आउटपुट एकदम ऐसा है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, और बहुत बड़ा मामला लगता है। यदि आप चाहें अध्यक्ष महोदय तो इस पर आप नियमन भी दे सकते हैं उन माननीय सदस्य के हिसाब से। तो गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय। सौ गुना गंभीर मामला है। निहायत गुंडागर्दी चल रही है और ये लोग नदियों में भी ओवरबर्डन को गिरा दे रहे हैं। एक कमेटी बने सदन की, जांच करे और कैसे एक ही कंपनी को 5-5, 6 आउटसोर्सिंग मिल जाता है। इसमें बीसीसीएल की मिली भगत है और बीसीसीएल पर कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले। बोलिए जयराम जी। अध्यक्ष महोदय, निसंदेह माननीय चंद्रदेव महतो अरूप चटर्जी ने जिस विषय को सदन में रखा है काफी गंभीर विषय है, और हमें लगता है इस विषय को लेकर हमारे कोयलांचल से आने वाले तमाम जो विधायक हैं वो समर्थन रखते हैं, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की घटनाएं, मैंने पहले दिन आपको अवगत कराया था कि किस प्रकार से लोग अपना जमीन, उनका जमीन है, अधिग्रहण किए बिना उस जमीन पर खनन का कार्य हो रहा है, और जब ग्रामीण नियोजन मुआवजे की मांग करते हैं तो अभी कंपनी क्या है कि अलग से अपना लठेत रखी हुई है। ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लठेत तंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी हो और बिल्कुल उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ेगा अध्यक्ष महोदय, इसलिए एक कमेटी बनाई जाए और इन पर कार्रवाई करी जाए, मैं ये आपसे मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक सेकंड, क्या बोल? अध्यक्ष महोदय, ये हमारे धनबाद जिला का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरा कोयलांचल का है। ये आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा बीसीसीएल आम मजदूर हो, आम रैयत हो या सरकारी जमीनों का, एक तरह से वो लोग जो है सरकारी जमीनों का भी वो लोग रैयतों के साथ साथ ये कर रहा है अध्यक्ष महोदय। और मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय कि ये जो देवप्रभा कंपनी है, ये कंपनी आज के समय में धनबाद जिला के अंदर में पूरा आतंक मचा के रखा है। अभी माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने कहा कि प्रशासन उसके साथ नहीं है, उसके अंदर में नहीं है, प्रशासन उसके अंदर में है, प्रशासन के अंदर वो नहीं है। आप समझ लीजिए कितना मन बढ़ा हुआ है। और राजनीतिक रूप से इतना वो प्रभाव बना के रखा है कि आज के समय में वहां के लोग, मजदूर हो, किसान हो, रैयत हो, सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपको आश्वासन से कहना है और माननीय मंत्री महोदय से कहना है कि एक विधानसभा की कमेटी बने और विधानसभा की कमेटी उसकी जांच करे और निष्पक्ष रूप से जांच आ जाएगा तो हमको लगता है कि सरकार को भी राजस्व का फायदा होगा और आम लोगों को भी राहत होगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सिग्नेचरी तो हम लोग नहीं है, लेकिन जब मामला सदन में माननीय सदस्य लोग रख रहे हैं तो कोयलांचल में महोदय आए दिन इस तरह घटना विस्थापितों के साथ हो रहा है, रैयतों के साथ हो रहा है कि बगल में ही बीसीसीएल के गोंदुडी में 3 महिला महोदय महीना 2 महीना के पहले जमीन दोज हो गया, उसके बाद भी बीसीसीएल जो है नकार देती है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो आप पर नियमन देने का, निश्चित रूप से समिति बनाए और आगे बढ़े महोदय। माननीय मंत्री, जैसे माननीय सदस्यों का विचार है और जो गंभीर है सदन इस मामले को लेकर, ऐसे तो कि सरकार को भी लोग चैलेंज कर रहे हैं, मैंने प्रशासन उसकी व्यवस्था के अंदर आ रही है, तो बहुत गंभीर आरोप है अध्यक्ष महोदय, और ऐसा कभी विभाग या सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हम लोग आने वाला दिन में भूमि जांच पड़ताल आयोग भी जरूर करेंगे, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इस स्पेसिफिक विषय पर मेरा भी आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय की विधानसभा कमेटी आप जरूर बनाए और निष्पक्ष जांच हो इसमें। ठीक, मंत्री जी के मत पर सहमत है, उसका सूचना आप लोगों को दे देंगे। माननीय सदस्य सुरेश पासवान जी, हो गया।
सुरेश पासवान जी। अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया है। ओ बोलिए। तो मैं पूछता हूं माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। उनका सवाल जो है वो भी अधिकृत किया है उनको? हाँ, वो अधिकृत किए हैं और सरकार ने बहुत स्पष्ट उसमें जवाब भी दिया है। जो वर्तमान संकल्प है उसके हिसाब से प्रखंड बनने का अर्था पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है और हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो उस संकल्प को और रिलैक्स करके नए प्रखंडों का निर्माण करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों से आग्रह किया था, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो प्रखंड है उनकी संरचना का कोई प्रारूप आप लोगों की तरफ से भी मिलेगा तो सरकार उसको कंसिडर करेगी। चलिए, ये बात आ गया है, होगा। जी धन्यवाद। माननीय सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है। पूरक हम पूछ लेते हैं महोदय। पूछ महोदय, जिन जिन प्लॉट का जिक्र किया गया है, इन प्लॉट में अभी जब ये प्रश्न आया तो अभी उपायुक्त धनबाद के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी अधिवक्ता से संपर्क स्थापित हम कर रहे हैं। तो महोदय, आप सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य मांग ही रहे हैं और वहाँ जो है माफिया भूमाफिया जो है सरकारी जमीन को में काम कर रहा है महोदय। इसलिए मेरा कहना है कि उस काम को तत्काल रुकाया जाए और माफिया से मुक्त कराया जाए महोदय। बाकी नहीं तो ये तो गैर आबाद खाता की जमीन सब घेर घेर के लोग कर रहा है महोदय। इस माननीय मंत्री जी। ये जो मामला माननीय सदस्य की चिंता है कि चूंकि सरकारी प्रक्रिया है, किसी कार्रवाई में विधि सलाह लेने की, इसलिए उपायुक्त के माध्यम से सरकार भी चाहती है कि परामर्श मिले, उसके बाद इस पर कार्रवाई हो। यह स्पष्ट जवाब में हम लोग ने किया। माननीय सदस्य, विधि परामर्श के उपरांत कार्रवाई करेंगे। महोदय, एक तरफ जवाब में है महोदय कि गैर आबाद खाते की 6 एकड़ से अधिक है, तो तत्काल सरकार तो काम रोक ही नहीं सकती महोदय। अगर काम ये तो कोई रैयत की जमीन है, सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन को गलत तरीके से अगर बंदोबस्त करके मिली पदाधिकारी मिली भगत से अगर ये हो रहा है तो काम रोकने में क्या आपत्ति है? हम जानना चाहते हैं कि सरकार इसको कैसे संरक्षण। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का चिंता वाजिब है, लेकिन चूंकि उक्त भूमि के संबंध में इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन नंबर 5 धनबाद TS नंबर 186/2012 के माध्यम से दायर बात के आलोक में कुल इतना एकड़ भूमि आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया। चूंकि कोर्ट का भी मामला इसमें है अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस पे अधिवक्ता का महाधिवक्ता का ये राय के बाद ही इस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, ताकि उसमें लीगली कोई अड़चन नहीं है। 3 महीना हम समय देते हैं अध्यक्ष महोदय, 3 माह के अंदर पेश मान जाइए। माननीय वरिष्ठ सदस्य, मानने का तो मानिए जाएंगे महोदय। 3 महीना जी बता रहे हैं। माननीय मंत्री से कहना है कि उच्च न्यायालय में दायर करने की कार्रवाई की जाएगी महोदय, तो ये कार्रवाई कब तक होगी महोदय? बहुत जल्दी हम लोग इस पे निर्णय लेंगे अध्यक्ष महोदय। ठीक, दिखवा लेते हैं। माननीय सदस्य नमन बिस्कल कोंगाड़ी जी, 1 मिनट। आ रहे तो 4 प्रश्न लेने दीजिए, बहुत लंबा हो गया है। अच्छा अध्यक्ष महोदय, और बात किसी समय अवसर पर पूछ लीजिएगा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य प्राप्त है। हमारे राजकर्मियों का मामला है DA को लेकर अध्यक्ष महोदय, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है भाजपा की गलत नीतियों के कारण। इनका मानना है अध्यक्ष महोदय कि जो केंद्रीय कर्मियों के तर्ज पर इनका भी महंगाई भत्ता दिया जाए, और सरकार कुछ कुछ बातों को स्वीकार कर रही है।
तो यही कहना है कि इसी वित्तीय वर्ष में एरियर के रूप में जो भत्ता है इन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार अपने राज्य के लिए 28 की जगह 17% ही देने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। उसके आलोक में सरकार अपने उत्तर में ये कह रही है, चूंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं देने का निर्णय लिया गया है, अतः राज्य सरकार के समक्ष उक्त अवधि का महंगाई भत्ता का बकाया देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार जब ये निर्णय लेगी कि उक्त अवधि जो बकाया राशि है, उक्त अवधि में 17% की जगह पर 28% बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार भी केंद्रीय सरकार के उस निर्णय के आलोक में कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य सरकार के जो कर्मी हैं उनके मनोबल को और बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए ताकि हम उनसे बेहतर सेवा ले पाए। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी। सर्वश्री निर्मल महतो। माननीय सदस्य सर्वश्री निर्मल महतो। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। माननीय सदस्य प्रकाश राम जी। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, हो गया केंद्रीय आपका जवाब। अब अध्यक्ष महोदय, अब आगे बढ़ गया। अध्यक्ष बता दिए मंत्री जी, केंद्र के निर्णय के उपरांत आपका भी होगा। हो गया। मेरा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के लाखों गरीबों के हित से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि आज से कई वर्ष पूर्व झारखंड में अपितु पूरे देश के करोड़ों निवेशकों ने, गरीब परिवारों ने गहने जेवर बेच करके, जमीन बेच करके सहारा इंडिया के भिन्न भिन्न कंपनियों में निवेश किया पैसों को। आशान्वित था कि पैसे कुछ वर्षों के बाद वापस आएगा तो परिवार की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगे। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कई वर्ष बीत गए, पैसे की वापसी नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार यदि मजबूती से खड़ी होती निवेशकों के, गरीबों के हक में, तो वो पैसे मिल जाते। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि देश की सत्ता पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें गरीबों के हित से मतलब नहीं है। वो तो सहारा इंडिया कंपनी जैसे हितकारी लोगों के पक्ष में खड़ी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन से माननीय उच्चतम न्यायालय को कि जिन्होंने गरीबों को न्याय देने के लिए उनके हक में फैसला लाया। जिस फैसले का जिक्र इस उत्तर में किया गया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस फैसले के भी यह जो आदेश आया अध्यक्ष महोदय 29/3/2023 को पारित हुआ। 2 साल बीत गए। 2 साल बीत जाने के बाद भी अब तक झारखंड के निवेशकों को पैसे की वापसी नहीं हुई। मेरा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। और जैसा आप भी कह सकते हैं, सदन भी कहेगा, एक लोग कहेंगे कि राज्य की भी ड्यूटी बनती है कि हम इन गरीबों के साथ मजबूती से खड़े हों, उन्हें हक दिलाने में, उनके निवेशकों के पैसे को वापस करने में। इसीलिए मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। वैसे उत्तर में सारी चीजें अंकित की गई है अध्यक्ष महोदय कि आदेश पारित हुआ है। आदेश पारित होने के बाद सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास पैसे भी जमे हैं, उन्हीं को निवेशकों की सूची जारी करनी है ताकि पैसे की वापसी हो सके। ये सारे काम लंबित पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से सीधा प्रश्न कर रहा हूं, क्या जो मैंने पहले आग्रहपूर्वक कहा कि राज्य सरकार की भी ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, क्या राज्य सरकार एक पोर्टल का निर्माण करेगी? क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो सफिशिएंट नहीं है।
इस प्रश्न का उत्तर में वो अंकित नहीं है, लेकिन मैंने जो जानकारी उपलब्ध की है, जो मुझे पता है, वो तो सरकार बताएगी कि मेरा ज्ञान कितना सही है कितना गलत है। इन्होंने टोल फ्री, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। सरकार एक पोर्टल बनाए, मेरा आग्रह होगा, जिस पोर्टल में यह जो निवेशक है, जिन झारखंड गरीबों ने, निवेशकों ने पैसे को निवेश किया है, वो उसमें अपने नाम को अंकित कर सके, अपने पूरे प्रमाण के साथ कि हमने कितना निवेश किया है, ताकि सरकार इन नामों को सूचीबद्ध कर सके। पहला मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ऐसे करेगी? ये मेरा पहला प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।